सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था एनम का 2015 में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे। तो अगर आपने फॉर्म डाला है 2024 में या फिर नहीं भी डाला है तो भी कोई बात नहीं, आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम वहाँ के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि वहाँ पर 100 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। तो वहाँ पे मैंने जैसे कि बताया है कि वहाँ पे 200 नंबर के टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 100 नंबर का जो होता है वो क्या होता है कि 100 नंबर के हमारे टेक्निकल पार्ट होते हैं, जिसमें कि होता है कि 100 नंबर में क्या होता है 20 नंबर का आता है जीके, 20 नंबर के मैथ, 20 नंबर के रीजनिंग, 20 नंबर के हिंदी, 20 नंबर के इंग्लिश, तो ये सब आते हैं। और जो नॉन टेक्निकल पार्ट जितना भी आपने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पढ़ा है 100 नंबर के वो क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार अगर क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो आया था 2015 के जो क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले जो टेक्निकल पार्ट है मीन्स जो हमने नहीं पढ़ा है, जैसे कि जीके, जीएस, हिंदी, ये सब आया हुआ था। तो इस सब के पूरे 100 क्वेश्चन थे, तो इन सबको हम बाद में सॉल्व करवाएंगे। पहले हम नॉन टेक्निकल पार्ट जो कि हमने पढ़ा है एनएम के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में, उनको देख लेते हैं कि वो किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि वो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन था। को देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन को करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो सब जो दाता समूह है मतलब कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी को दे सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन ओ हो जाएगा। और अगर पूछता कि सर्वग्राही तो ए बी हो जाता है इसका राइट ऑप्शन। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो हमारे शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि है उसको हम उर्वास्थि कहते हैं। कौन सा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फीमर बोन भी कहते हैं। और अगर छोटी अस्थि की बात पूछा होता कि छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो हो जाता है स्टेपिज। इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया रहता है, बट ये जो मॉडल पेपर है जो बुक में है उसमें नहीं दिया हुआ है। बाकी आपका जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पे एग्जाम में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ब्रिक की कार्यकारी इकाई कौन सी है, तो ब्रिक की जो कार्यकारी इकाई है वो ब्रिक एकक है। रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है, तो रक्त में जो ग्लूकोज का नियंत्रण होता है वो इंसुलिन की वजह से होता है। अच्छा, इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो उस टाइम पे होता है डायबिटीज़ रोग, जिसको हम मधुमेह रोग कहते हैं। और जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हीमोग्लाइसीमिया रोग भी कहते हैं। ग्लूकोज की जब ग्लूकोज जो है, देखो इंसुलिन ही एक मधुमेह रोग में एक जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें जब मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की मात्रा कम होती है तथा ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जब शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा भी कम हो जाती है तो हीमोग्लाइसीमिया के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि विटामिन सी को और क्या कहते हैं, तो विटामिन सी को और हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और अगर राइबोफ्लोविन की बात करें तो राइबोफ्लोविन जो है हम B2 को कहते हैं। और रेटिनाल हम विटामिन B1 को कहते हैं तथा रेटिनाल हम विटामिन ए को कहते हैं तथा जो थायमीन हम विटामिन बी को कहते हैं। निकोटीन हम कहते हैं, तो उसे हम विटामिन सी के नाम से जानते हैं। और अगर कैल्सीफेरॉल की बात करें तो हम कहते हैं किस विटामिन को कहते हैं, तो वो विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका 4 क्वेश्चन तैयार हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि गलगंड किसके अभाव में होता है, मतलब गलगंड को हम ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो होता है आयोडीन की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से, आयोडीन की कमी से जो होता है ग्वाइटर बीमारी होती है। किस विटामिन के अभाव में जेरोप्थिलीमिया होता है, तो जेरोप्थिलीमिया जो होता है वो एक आँखों की बीमारी है और आँख से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो विटामिन ए की वजह से होती है। और अगर पूछे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से विटामिन का जो निर्माण है वो हमारी बॉडी में भी होता है, तो वो विटामिन के होता है जिसका निर्माण हमारी बॉडी में भी होता है।
विटामिन डी जो होता है वो सूर्य से हमें प्राप्त होता है, और विटामिन ई जो है वो किससे, उससे जो है ऐसे जननांग संबंधी या फिर नपुंसकता संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो है उसका रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। Hg का मतलब होता है मरकरी, ठीक है। तो Hg का मतलब क्या होता है कि मरकरी। और अगर कभी कभी रक्तचाप बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और अगर क्वेश्चन की बात करें कि अगर रक्तचाप कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। हाइपो और हाइपर में आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या तो 206 होती है, और हमारे शरीर में कुल क्रोमोसोम की अगर संख्या पूछे तो 46 होती है। 46 होती है, जो 46 इसमें क्रोमोसोम होते हैं, इसको आपको बताना है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है कि हृदय की धड़कन इससे कम, मतलब किससे कम होना, तो ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है कि 60 से भी धड़कन, 60 प्रति मिनट से भी कम धड़कन का होना ही ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। और 1 मिनट में अगर बात करें कि कितनी बार हमारा दिल धड़कता है, तो 72 बार हमारा दिल, एक एवरेज जो होता है, एक औसत की बात करें तो 72 बार होता है। त्वचा की नीले विवर्णन होने को क्या कहते हैं? तो अगर त्वचा, आपकी स्किन जो है वो ब्लू हो जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये एक बात कर रहा है, तो उसको नीलिमा के नाम से जानते हैं। किसकी वजह, क्या नाम जानते हैं? नीलिमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ICDS कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ICDS कार्यक्रम जो हुआ था वो 1975 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो फुल फॉर्म अगर पूछे तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है। और ICDS के थ्रू कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो आंगनबाड़ी होती हैं वो लोग किसके थ्रू काम करती हैं, उनका चयन किसके थ्रू होता है, तो ICDS के थ्रू ही वो काम करती हैं। माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है? तो माता और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, और उपरोक्त सभी, ये सभी जो है माता से संबंधित क्या है कि माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहले से ही ट्रिक लग गया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा आप लोगों को तुरंत ही आंसर पता चल जाता होगा, बट क्या करें, ये प्रॉब्लम है। इसमें पहले से ही जहाँ से मैं बुक ली हूँ तो उसमें पहले से ही ये सब लगा हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पूर्व अवधि में IFA का सामान्य संपूरक क्या होता है? तो जन्म पूर्व अवधि मतलब जन्म से पहले की अवधि में IFA, तो आयरन फॉलिक एसिड कब कितना देना चाहिए ये बात कर रहा है। तो 100 दिनों के लिए 100 दिनों के लिए केवल 1 गोली देनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी बात कर रहा है कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो आयरन फॉलिक एसिड उनको कितना देना चाहिए, तो 100 दिन में उनको 1 गोली देनी चाहिए। IFA गोलियां दी जाती हैं कब दी जाती हैं? जब माँ का HP मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है वो 10% से 10 ग्राम प्रति % के नीचे होता है, और या फिर शिशु का HB 10 ग्राम से नीचे होता है। तो ये इसका A और B दोनों राइट ऑप्शन होंगे, मतलब दोनों कंडीशन में ये दिया जाता है। और तब भी दिया जाता है जब माँ प्रेग्नेंट होती है, तो भी आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंडाशय का जो चक्र है वो कितना होता है? तो अंडाशय का चक्र आरंभ होता है FSH की वजह से। तो ये सब क्वेश्चन थे, और बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और बाकी चर्चा करेंगे कल। ऐसे ही 3-4 वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दूँगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ऐप से भी, टेलीग्राम जो चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।